नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है AYT इंडिया एकेडमी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ऐसे 7 कारण जिनकी वजह से ERP फेल हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अंदर। दोस्तों, अक्सर देखा ये गया है और मैंने भी ऑब्जर्व किया है बहुत सारी कंपनीज के अंदर ERP इम्प्लीमेंटेशन तो शुरू होता है, लेकिन कुछ समय के बाद साल 6 महीने या 2 साल बाद वह सिस्टम एकदम फेल हो जाता है और हम लौट कर पुराने मैनुअल सिस्टम पे आ जाते हैं और आधा अधूरा ERP चल रहा होता है। तो मैंने ये पाया कि इसके कुछ ऐसे कॉमन रीजंस हैं, कारण हैं जिनकी वजह से ERP किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फेल हो जाता है। अगर आप एक फैक्ट्री ओनर हैं, मैनेजर हैं या टॉप मैनेजमेंट हैं या सुपरवाइजर हैं, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब भी आपकी कंपनी के अंदर ERP इम्प्लीमेंटेशन हो तो इन 7 रीजंस के ऊपर काम किया जा सके, या ऑलरेडी आपके यहाँ इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है और आप धीरे धीरे ERP फेलियर की तरफ चल रहे हैं, तो आप इन 7 चीज़ों पे एक्शन करके ERP को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी कंपनी को एक सिस्टमेटिक कंपनी बना सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के अंदर एक छोटा सा इंटरव्यू डाला है एक बिजनेस ओनर का, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उन्होंने ERP फेलियर से कैसे बचा या हम ERP फेलियर से कैसे बच सकते हैं। साथ ही मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा ERP सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा है किसी भी फैक्ट्री के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, रीजंस के बारे में जानने से पहले बेसिक एक जान लेते हैं ERP होता क्या है। दोस्तों, ERP की फुल फॉर्म होती है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। बेसिकली ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर सारे डिपार्टमेंट, कंपनी के सारे डिपार्टमेंट, चाहे प्रोडक्शन हो, HR हो, परचेज हो, मार्केटिंग हो, वह आपस में इंटरलिंक होते हैं और जो भी सारी एक्टिविटीज़ है जो मैनुअल में चल रही होती हैं, जैसे कि PO बनाना, स्टॉक लेना, इनवॉइसिंग करना, तो उन सबको हम क्लब करके जब एक सॉफ्टवेयर के अंदर ले आते हैं और सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक होती हैं, एक दूसरे से एक चेन जुड़ी होती है, तो उसको हम ERP सॉफ्टवेयर कहते हैं या ERP सिस्टम कहते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं ERP फेलियर्स के कारण की। दोस्तों, जो सबसे पहला कारण है वह है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और अवेयरनेस रिलेटेड टू ERP। यह सबसे मुख्य कारण है। होता क्या है, जब किसी कंपनी के अंदर सबसे पहले ERP सॉफ्टवेयर लाया जाता है, तो जो सॉफ्टवेयर बेचने वाला होता है वो हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें डाल देता है कि जिससे हमें लगता है कि एक बार बस ERP लग गया तो हमें फिर कुछ नहीं करना, सब अपने आप होगा। 10 दिन के अंदर ERP इम्प्लीमेंट हो जाएगा जी आपका। 10 दिन ERP सॉफ्टवेयर वाला आएगा, बोलेगा जी 10 दिन में आपका ERP हम चालू कर देंगे। आपने मान लिया और सॉफ्टवेयर खरीद लिया और उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर लिया। यह सबसे मुख्य कारण है कि आप अवेयर ही नहीं हो कि ERP चीज़ क्या है, ERP के अंदर क्या क्या मॉड्यूल आपको चाहिए, क्या क्या मॉड्यूल आपकी कंपनी से रिलेटेड हैं, क्या क्या नहीं है। ERP क्या है, बेसिकली एक इनपुट जब आप डालोगे तो उसको प्रोसेस करके एक आउटपुट में आपको देगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जादू की छड़ी है ERP कि आप घुमाओगे और सब कुछ अपने आप बन जाएगा। अनरियलिस्टिक अवेयरनेस से बचना है। हमें एक्चुअल में जानना है कि ERP होता क्या है और हमारे सिस्टम के अंदर, हमारी फैक्ट्री के अंदर ERP कैसे काम करेगा। किसी सॉफ्टवेयर बेचने वाले की बातों में नहीं आना कि उसने जो आपको पढ़ा दिया आपने सीधा सीधा उसको दिमाग में उतार लिया। उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है जब भी कोई आपको ERP बेचने आता है, या आपको लगता है कि अपनी कंपनी के अंदर नीड है ERP की, तो आपको पहले अवेयर होना होगा कि आपको कौन कौन से सिस्टम्स अडॉप्ट करने हैं, कहाँ कहाँ आपको चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं होता कि 10 दिन के अंदर ERP लागू हो जाएगा, या आपने एक बार ERP लगा लिया तो फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब अपने आप चलेगा। ऐसा नहीं होता। दूसरा मुख्य कारण है कि ERP इम्प्लीमेंटेशन के दौरान किसी एक प्रोजेक्ट लीडर का ना होना जो कि ERP इम्प्लीमेंटेशन को लीड करे। दोस्तों, हम करोड़ों रुपए या लाखों रुपए तो इम्प्लीमेंट कर देते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, लेकिन जो अपने रिसोर्सेज हैं, कोई हमारा जो नॉलेजेबल
मैनेजर हुआ, इंचार्ज हुआ, उसको वहाँ डिवोट नहीं करते कि ये एक प्रोजेक्ट है, इस पर आपको फुल टाइम लगना है जब तक कि ईआरपी फुली इंप्लीमेंट नहीं हो जाता। हम लाखों रुपए सॉफ्टवेयर में तो खर्च कर देंगे, लेकिन अपना एक टीम मेंबर नहीं लगाएंगे जो कि उस प्रोजेक्ट को लीड करे और उसको फुल्ली तरीके से कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट कराए। तो आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट लीडर चुनना है जिसको ईआरपी की पहले से ही नॉलेज हो, उसको टेक्निकल नो हाउ पता हो कि अगर हम ये वाली इनपुट डालेंगे तो इस पे क्या इफेक्ट आएगा, या हम ये वाला चेंज करेंगे तो इसका बाकी प्रोसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है, या हमें बेसिकली क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है किसी ईआरपी सॉफ्टवेयर से। तो एक प्रोजेक्ट लीडर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ ईआरपी सॉफ्टवेयर। ये एक ऐसा ही है कि आपने गाड़ी तो ले ली मर्सिडीज, लेकिन ड्राइवर रख लिया कौन? 800 चलाने वाला। गाड़ी है आपकी 50 लाख की, ड्राइवर रख लिया आपने 10,000 वाला। अगर आपकी गाड़ी 50 आपने गाड़ी अगर 50 लाख की ली है तो आपको ड्राइवर भी 25-30 हजार रुपए वाला रखना पड़ेगा, जिसको समझ हो 50 लाख की गाड़ी की चलाने की। दोस्तों, तीसरा मुख्य कारण है रेसिस्टेंट टू चेंज। मैं अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुका हूं कि इस दुनिया के अंदर अगर कोई कांस्टेंट चीज है, अचल कोई चीज है, अटल कोई चीज है, तो वह है बदलाव। अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो आप इस दुनिया से आउट कर दिए जाओगे या इस सोसाइटी से आउट कर दिए जाओगे। इसका हमारे पास एक जीता जागता उदाहरण है नोकिया। आज से अगर हम 7-8 साल पहले बात करें तो नोकिया के जो फोन्स हैं बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। लोगों ने फोन रखना ही नोकिया कंपनी की वजह से सीखा। चाहे आज कोई भी कितना हाई फाई फोन लेके घूम रहा हो, किसी के पास आईफोन है, किसी के पास वन प्लस है, कोई भी हायर एंड का फोन हो सकता है, लेकिन लोगों को फोन रखना, फोन के अंदर फीचर डालना किसने सिखाया? नोकिया ने। नोकिया लेके आया, एफएम रेडियो आया पहले, उसमें उसने गेम डाल दिया मोबाइल के अंदर, टॉर्च डाल दिया, मतलब उसको सिर्फ कॉल और मैसेज से हटा करके वो उसको इंटरटेनमेंट के रूप में ले आया। लेकिन जब एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर आया गूगल लेकर के, नोकिया ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उसने कहा नहीं जी, हमारा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, हम उसी पे चलाएंगे, हमें आपके सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। और आज आप देख लो नोकिया कहाँ है, कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। जो नोकिया के फ़ोन बिक भी रहे हैं वो कंपनी बिक चुकी है, सिर्फ वो उनका ब्रांड नेम यूज़ कर रहे हैं। इमोशनली टच देने के लिए उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट का नाम नोकिया रख दिया है, जबकि वो कंपनी दूसरी है बिल्कुल। तो अगर आप अपने आप को नहीं बदलोगे तो आप मार्केट से आउट कर दिए जाओगे। तो इसी तरीके से जब ईआरपी इम्प्लीमेंट होता है तो लोग रेजिस्ट करते हैं चेंज के लिए। लोगों को अक्सर क्या आदत होती है, जब मटेरियल आ गया उसके बाद पीओ बना रहे हैं, ठीक है। जबकि प्रोसेस क्या होना चाहिए कि पहले इंडेंट डलनी चाहिए कि भैया मेरे को ये मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, फिर उसका पीओ बनना चाहिए, पीओ अप्रूव होना चाहिए, पीओ अप्रूव होने के बाद फिर मटेरियल आना चाहिए, एमआरएन बननी चाहिए, मटेरियल रिसीव होना चाहिए, स्टॉक के अंदर आना चाहिए। लेकिन हम लोगों को क्या आदत पड़ी हुई है, मटेरियल आ गया अब पीओ बना देते हैं। तो ईआरपी ऐसे नहीं चलता। हमें जो पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ को, हमारे मैनेजर्स को जो पुरानी आदतें पड़ी होती हैं, पुराने सिस्टम से, पुराने ढर्रे से चलने की आदत पड़ी होती है, तो ईआरपी एक तरीके से उस चीज़ को रोक देता है, क्योंकि वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो ही करने पड़ेंगे। अगर आप वो फॉलो नहीं करोगे तो आप सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। दोस्तों, चौथा जो सबसे मुख्य कारण है वह है इम्प्लीमेंटेशन वर्सेस करेक्शन। दोस्तों, ईआरपी जब इम्प्लीमेंट किया जाता है किसी भी कंपनी के अंदर, वो दो फेजेस के अंदर किया जाता है। एक होता है इम्प्लीमेंटेशन फेज। इम्प्लीमेंटेशन फेज भी कह सकते हैं, इंस्टॉलेशन फेज भी कह सकते हैं, कि ईआरपी वाला जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है वह आया और आके उसने आपके कंप्यूटर्स पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, सबको यूज़र राइट्स दे दिए और एक ट्रेनिंग दे दी और आपको यूज़ करना सिखा दिया, आपके मास्टर्स वगैरह क्रिएट कर दिए। तो दूसरा लेकिन जो मुख्य फेज है वह है करेक्शन फेज। दोस्तों, ईआरपी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर आपकी कंपनी के बारे में आपसे ज़्यादा नहीं जानता, तो आपको जो करेक्शन है सॉफ्टवेयर के अंदर, हर सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं, तो उनको आपको टाइमली उनको हाईलाइट करना है और उनको रिजॉल्व कराना है। तो इसमें आप ईआरपी के ऊपर दोष नहीं डाल सकते कि सॉफ्टवेयर खराब है। वो क्या है कि हर कंपनी के
थोड़े थोड़े सिस्टम अलग अलग होते हैं, प्रोसेस अलग अलग होती हैं, तो सॉफ्टवेयर में कुछ क्या है माइनर चेंजेस करने पड़ते हैं, उनको आपकी कंपनी के हिसाब से डालना होता है। तो जब आपका इम्प्लीमेंटेशन फेज चल रहा हो, उसके साथ ही करेक्शन जब फेज चलेगा, तो आपने जो सॉफ्टवेयर की कमियां हैं उनको हाईलाइट करना है, उनको ठीक कराना है अपने सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर द्वारा। साथ ही आपको जो है आइटम ग्रुपिंग प्रॉपर करनी है। ऐसा नहीं एक ही आइटम आपने 50 जगह खोल लिया। सबसे मेन है आइटम ग्रुपिंग, आइटम सिलेक्शन। जब आप आइटम मास्टर बनाएं तो आपको सही तरीके से आइटम मास्टर चूज करना है। ऐसा नहीं कुछ भी हमने चूज कर लिया फिर बाद में सोच रहे हैं कि नहीं नहीं यार ये एक ग्रुप और होना चाहिए था, या ये वाला तो सेम ग्रुप हो गया। तो हमने सारी मेहनत जो करनी है वो पहले करनी है, ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, डुप्लीकेट आइटम नहीं बनाने। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। यह सबसे ठोस कारण है जिसकी वजह से ईआरपी फेल हो जाता है। मैंने देखा है कि एक ही आइटम के पांच पांच आइटम खुले होते हैं, आइटम कोड खुले होते हैं। वो इन्हीं सब कारणों से होता है कि जो सॉफ्टवेयर की डेफिशिएंसीज हैं उनको हम इम्प्रूव नहीं करवा पाते, बाद में जाके दिक्कतें और बढ़ जाती है। दोस्तों ये जो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये मैंने कोई किताब से नहीं ली, ना कहीं वेबसाइट से ली है। ये मेरे जो एक्सपीरियंस है कंपनियों में घूम घूम के, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, लोगों से डिस्कस किया है कि भाई आपको क्या लगता है आपकी कंपनी में जो ईआरपी फेल हो गया उसके कारण है। तो मैंने ये रियल टाइम एक्सपीरियंस यहाँ डालने की कोशिश की है, ताकि आप लोग भी ईआरपी फेलियर की तरफ अगर जा रहे हो तो उससे बच सको, अपनी कंपनी में ईआरपी को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सको। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि मैंने कोशिश की है कि इसको डिटेल में बनाऊं। दोस्तों जो पांचवा कारण है वह है ओवर रिलायंस ऑन ईआरपी वेंडर्स या सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स। हम करते क्या है, जब भी कोई एक्स वाई जेड सॉफ्टवेयर बेचने वाला आया, ठीक है, तो हमने उसको बता दिया जी हमारी कंपनी ये पार्ट बनाती है, ये प्रोसेस है, ऐसे ऐसे चलता है। तो जो ईआरपी बेचने वाला है, आपकी कंपनी के बारे में उसको आपसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ये आप मान लो। थर्ड पर्सन जो भी आया है, आपकी कंपनी की प्रोसेसेस के बारे में आपसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सिस्टम की नॉलेज हो सकती है, प्रोसेस की नॉलेज आपसे ज़्यादा नहीं है। तो अगर सिस्टम और प्रोसेस आपस में मैच नहीं हुए तो ईआरपी कामयाब नहीं होगा, या कोई भी सॉफ्टवेयर कामयाब नहीं होगा। हम करते क्या है, जब ईआरपी बेचने वाला आता है तो उसी को बोल देते हैं भाई इम्प्लीमेंट करा दो। वो आता है, किसको उसने बताया किसको नहीं बताया, कोई रिव्यू करने वाला नहीं है, कोई प्रोजेक्ट लीडर हमारा नहीं है। वो आके चला गया, उसने क्या किया, फलानी फलानी कंपनी में सॉफ्टवेयर बनाया था, अच्छा शीट मेटल में वो बनाया था, उसने शीट मेटल वाला कॉपी पेस्ट मार दिया आपके यहाँ पे आके। अब आप उसको जब यूज़ करना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा इसमें तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो आपने क्या कर लिया, ओवर रिलाय कर लिया किसी ईआरपी वेंडर के ऊपर। तो आपको ओवर रिलाय नहीं करना है, आपको अपनी बिजनेस नीड को समझना है और आपको अपने मुताबिक सॉफ्टवेयर में कस्टमाइजेशंस कराने हैं। दोस्तों छठा मुख्य कारण है इन एडुकेट ट्रेंड यूजर। ईआरपी इंप्लीमेंट भी हो गया, करेक्ट भी हो गया, सारी चीजें एकदम फर्स्ट क्लास हो गई, बढ़िया तरीके से हमारा ईआरपी सॉफ्टवेयर बन गया, फुली फंक्शनल हो गया। अब जो कारण आता है वह है इन एडुकेट ट्रेंड यूजर्स। जिसने यूज करना है, जो प्रोसेस ओनर है, जो स्टोर में मान लो कि दो प्रोसेस ओनर हैं, एक गेट एंट्री वाला है एक इशू वाला है, उनको पता ही नहीं है कि उनको कैसे काम करना है। हमने उनको सही तरीके से ट्रेनिंग ही नहीं दी, या जो हमारा ईआरपी वेंडर है उसने उसको ऊपर ऊपर से बता दिया, बाकी वो फोन पे लगा पड़ा है, सर ये प्रॉब्लम आ रही है, सर ये कैसे करेंगे वो कैसे करेंगे। तो हमें क्या है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग मॉड्यूल हमारे पास होना चाहिए कि अगर हमें एमआरएन बनानी है तो उसके वीडियो लेक्चर्स हो या वीडियोस हो कि एमआरएन बनाने का ये स्टेप है, हर डिपार्टमेंट का प्रोसीजर बना हो। या अगर हमें कोई मटेरियल चाहिए तो कैसे इंडेंट बनेगा और बिल पासिंग स्टेज तक क्या क्या स्टेप्स फॉलो होंगे, और उस दौरान आपको सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या एंट्रीज करनी है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो एंड यूज़र है, जो जो प्रोसेस ओनर है, उसको ट्रेन करना। तो ये प्रोजेक्ट लीडर की और ईआरपी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर की जिम्मेदारी है, जो हमारे जितने भी यूज़र्स हैं, जितने भी हमने यूज़र्स को राइट दिए हैं, उनको उनके जो जो राइट्स हैं, जो जो उनकी एक्टिविटीज़ है, उनके बारे में हम प्रॉपरली ट्रेन करें, उनको सिखाएं, तभी सॉफ्टवेयर हमारा चल पाएगा। दोस्तों जो सातवां और आखिरी कारण है वह है नो चेक्स और ऑडिट्स।
दोस्तों पीडीए साइकिल आपने देखी है, प्लान डू चेक एक्शन। प्लान कर लिया, डू कर लिया, प्लान कर लिया हमने ये सॉफ्टवेयर लगाना है, डू हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, करेक्ट कर लिया। अब बात आती है चेक और एक्शन की। तो हमने क्या है, रेगुलर उसको ऑडिट करना है, उसको चेक करना है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, जो हमारे जो यूजर्स हैं उनके पास क्या सही राइट्स हैं, जो लॉक होने चाहिए क्या हमने सही लॉक लगा रखे हैं। जनरली होता क्या है कि स्टॉक तो है नहीं हमारी फैक्ट्री के अंदर, हमने इन आउट वाला प्रोसेस तो फॉलो किया नहीं। अब क्या किया, ईआरपी वाले से बात करके या एडमिन से बात करके लॉक खुलवा लिया और हम इनवॉइस जनरेट करे जा रहे हैं। क्योंकि इनवॉइस बिना, जब तक आप एफजी में स्टॉक नहीं लेकर के आओगे तो इनवॉइस तो कटेगा नहीं। अब माल खड़ा है बेचने के लिए तैयार, हमने क्या शॉर्टकट ढूंढा कि भैया लॉक खुलवा लो कि इनवॉइस बन जाए। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पकड़ी जाती हैं, चेक्स के अंदर, ऑडिट्स के अंदर। तो हमने क्या है, रेगुलर, चाहे हम उसको मंथली करें या क्वार्टरली करें, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप थर्ड पार्टी से ऑडिट कराओ। क्योंकि इंटरनल टीम क्या है कि वो आपस में एक दूसरे की कमियां बताने से हिचकेंगी, क्योंकि उनको आपस में ऐसे मान लो कि टीम वर्क में काम करना है या मिलजुल के काम करना है, तो वो एक दूसरे की कमियां आपको नहीं बताएंगे। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप थर्ड पार्टी से आप ऑडिट कराएं, चेक्स कराएं कि आपका जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, जो जो राइट्स जिस यूज़र पे होने चाहिए, स्टोर वाले पे क्या उसी के राइट्स हैं, परचेज वाले पे या क्या उसके करेक्ट राइट्स हैं, या डिस्पैच वाले के पास उसके करेक्ट राइट्स हैं, या पीपीसी वाले के पास उसके करेक्ट राइट्स हैं। कहीं हमारा स्टॉक जो है माइनस में तो नहीं जा रहा, जो हमारा मिनिमम मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल्स हैं वो प्रॉपरली डिफाइन है या नहीं है, लोकेशंस हमारी अपडेटेड हैं या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ऑडिट्स में पकड़ी जाएंगी। कहीं एक ही आइटम हमने 10 बार तो नहीं खोल दिया। होता क्या है कि एक बोल्ट है तो किसी ने लिख दिया एलन बोल्ट 8 mm, किसी ने लिख दिया बोल्ट 8 mm एलन। तो क्या है, ये सारी चीज़ें कहाँ पकड़ी जाती हैं, ऑडिट्स में पकड़ी जाती हैं। तो हमने ये भी खास तौर पे ध्यान रखना है कि हमने रेगुलर चेक्स रखने हैं, रेगुलर ऑडिट्स रखनी है, तभी हम एक ईआरपी को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दोस्तों अब बात आती है कि सबसे अच्छा ईआरपी कौन सा है। मैंने कंपनीज के अंदर 1 लाख रुपए वाला ईआरपी भी देखा है, 50 लाख वाला भी देखा है, 20 लाख वाला भी देखा है, 10 लाख वाला भी देखा है। ऑलमोस्ट सब में फीचर्स सेम होते हैं, किसी में थोड़ा सा इंटीग्रेशन क्लाउड का ज़्यादा होता है कि वहाँ से मेल चली जाएगी, पीओ अपना आप चले जाएगा, उसको रिमाइंडर चले जाएगा, किसी में थोड़ा कम होता है। लेकिन मोर और लेस सब में सारे मॉड्यूल्स फीचर्स जो हमें बेसिक बेसिक चाहिए, पीओ बनाने के लिए, एसओ बनाने के लिए, डिस्पैच के लिए, प्रोडक्शन के लिए, क्वालिटी चेक्स के लिए, इन्वेंट्री के लिए, वो सब में ऑलमोस्ट सेम होते हैं। सारे फीचर्स इंक्लूड होते हैं क्योंकि ये एक दूसरे को ही देख के कॉपी पेस्ट मारते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है या वो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। बात आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर और करेक्शन के ऊपर कि आप जो भी सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कैसा है उसका, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब आप सॉफ्टवेयर खरीदें तो उसका फीडबैक ज़रूर लें कि आपने कहाँ कहाँ लगाया है जी। उसने बता दिया मैंने, वो क्या है नकली कंपनियों के नाम बता देंगे, मैंने वीजी में लगाया, मैंने इंडो में लगाया, बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम लिख देंगे और आपने नाम देख के डायरेक्ट खरीद लिया कि यार बड़ी बड़ी कंपनियों में लगाया है, हो ही जाएगा इम्प्लीमेंट, वो नकली लिख देते हैं नाम। तो आपने ऐसे नहीं रिलाई करना, जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर आपको नाम बताता है उन 5-7 लोगों से आपने जेन्युइन फीडबैक लेना है। और फीडबैक किससे लेना है, एंड यूजर से लेना है कि आपके यहाँ क्या सॉफ्टवेयर जो चल रहा है वो सही चल रहा है, प्लस कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर है ये टाइमली आपको रिवर्ट करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। ऐसा तो नहीं कि बेच बाच के एक बार सॉफ्टवेयर फिर निकल रहे आप फ़ोन मिलाते रहो, फिर कोई पूछने वाला नहीं है। तो आपको क्या है, सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर वाइजली चूज करना है। सॉफ्टवेयर सारे बढ़िया होते हैं, चाहे आप 5 लाख वाला लगा लो या 50 लाख वाला, काम सब ने ऑलमोस्ट सेम करना है। बस आपने जो है ना आफ्टर सेल सर्विस इसको कहते हैं, वो वाइजली चूज करना है ताकि ताकि आपको कोई अगर इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम्स आए, आपको कोई कस्टमाइजेशन कराना हो, कोई एड ऑन कराना हो, वो सर्विसेज आपको बढ़िया तरीके से मिलती रहे। उस चीज़ का बस आपने ध्यान रखना है। इसलिए आपने सॉफ्टवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर जो है उसका ज़रा बैकग्राउंड बहुत अच्छे से चेक करना है, उसके बाद ही आपने अपना ईआरपी सॉफ्टवेयर चूज करना है। क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि बार बार आप ईआरपी लगाओगे। प्लस क्या है कि जब आप बार बार ईआरपी बदलते हो, अभी आपने एबीसी लगाया फिर XYZ लगाया,
तो आपके जो एम्प्लॉयज़ है ना, उनका एक माइंडसेट बन जाता है कि यहाँ कुछ नहीं चलने वाला। तो वो माइंडसेट बड़ा ख़राब है, जो एक बार दिमाग में आ गया ना कि यहाँ कुछ नहीं चलने वाला, फिर आप कोई भी सॉफ्टवेयर लगा लो, सैप लगा लो, वो भी नहीं चलने देंगे वो लोग, क्योंकि उनका माइंडसेट एक बार बन चुका है। तो हमने क्या है कि जो इम्प्लीमेंट करना है वो बढ़िया सर्विस प्रोवाइडर से ही इम्प्लीमेंट करना है कोई भी ईआरपी सॉफ्टवेयर। दोस्तों एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या 7 रीज़न जाने जिनकी वजह से ईआरपी फेल होता है। दोस्तों पहला है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन या अवेयरनेस, सॉफ्टवेयर को लेके अनरियलिस्टिक होना। हर कोई विकी कौशल नहीं होता कि उसको कटरीना मिल ही जाएगी, तो हमने सॉफ्टवेयर को लेके रियलिस्टिक नहीं होना है, उसको रियलिस्टिकली हमने इम्प्लीमेंट करना है। दूसरा है नो डिफाइंड टीम लीडर, कि हमने सॉफ्टवेयर लगा लिया 50 लाख का, लेकिन उसके ऊपर जो हमने मैन पावर है वो लगा रखी है 5,000 वाली। तो हमने टीम लीडर जरूर डिफाइन करना है सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करते समय। तीसरा है रेसिस्टेंट टू चेंज, जो हमारी टीम है वो बदलाव नहीं चाहती है। मैं भी हूँ, मैं भी नहीं चाहूँगा कि मेरा रूटीन काम टूटे और मैं एक बदलाव अपनी लाइफ के अंदर लाऊं। ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, तो हमने उस माइंडसेट को तोड़ना है और बदलाव को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद है चौथा कि इम्प्लीमेंटेशन वर्सेस करेक्शन, की जो सॉफ्टवेयर की डेफिशिएंसीज हैं, सॉफ्टवेयर की जो कमियां हैं, उनको हमने इम्प्रूव करना है ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड करेक्शन फेज। पांचवा है ओवर रिलायंस ऑन ईआरपी वेंडर्स, जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है उस पर ज़रूरत से ज़्यादा रिलाय कर लेना कि तू ही इम्प्लीमेंट करा दे, तू ही सब कुछ कर दे, हमने खुद कुछ नहीं चेक करना। उसके बाद छठा है कि ट्रेंड मैन पावर की कमी, या जो हमारे एंड यूज़र है उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं होना। और सातवां और सबसे आखिरी है हमारा कि कोई चेक्स नहीं होना, कोई ऑडिट्स नहीं करना। हमने एक बार सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट कर दिया और हम उसको चेक नहीं कर रहे, कि जैसे हमारी पीडीए साइकिल है, प्लान डू चेक एक्शन, तो चेक और एक्शन या एनालाइज एक अहम पार्ट है कि जब हम सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करें तो उसको ज़रूर हम चेक करें कि जो हमारी ग्रुपिंग है वो सही चल रही है, नहीं चल रही है, स्टॉक्स कहीं माइनस में तो नहीं जा रहे, कहीं लॉक्स वगैरह तो नहीं खुल गए हैं, बैकलॉग तो नहीं इकट्ठा है कि भैया पीओई एंट्री के लिए पेंडिंग पड़े हैं 15 दिन तक के। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है ईआरपी सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करते हुए और उसको रन करते हुए। अब मैं आपको जीके इंडस्ट्रीज़ के ओनर हैं मिस्टर अभिषेक शंकर, उनका एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा कि उनका क्या से है ईआरपी फेलियर को लेके, कि ईआरपी फेलियर से कैसे बचा जा सकता है। जी सर बताएं। एक अच्छा ईआरपी तभी हम बना सकते हैं जब हम बंदे की गलतियां ढूंढने के बदले सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिसेस के अंदर गलतियां ढूंढें। अगर हम सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिसेस के अंदर गलतियां ढूंढेंगे, उसके फ्लॉज ढूंढेंगे, बंदे से पूछेंगे कि भाई क्यों ये ट्रबल शूट नहीं कर पाया, प्रॉब्लम अगर आपको आई, क्या प्रॉब्लम आई, उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, तभी हम एक अच्छा ईआरपी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अदरवाइज हम एक अच्छा ईआरपी इम्प्लीमेंट कभी नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आपके काम आएगी। धन्यवाद।